वो रोए जा रही थी सिसक सिसक कर और बोले जा रही थी, गुरु माँ मुझे 7,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। ये बात वो नेपाली में बोल रही थी। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैंसर है। अगर इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी गुरु माँ। मेरा पति भी कैंसर से ही मर गया था। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, अभी सिर्फ वो 20 साल की है। मेरी बेटी को बचा लो गुरु माँ। 17 साल सिक्किम में रहने के दौरान मुझे काम भर की नेपाली तो समझ में आने लगी थी। गुरु माँ सिक्किम के लोग फीमेल टीचर को बोलते थे। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। मुझे ठीक से सन याद नहीं, हो सकते हैं 11 साल भी हो गए हों। जब मैं सिक्किम में रहा करती थी उस समय की बात है ये। ठंडियों के दिन थे। वैसे तो सिक्किम में 12 महीने ठंड पड़ती है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक ठंडी के साथ साथ धुंध भी इतनी ज़्यादा होती है कि आपसे 5 कदम आगे कौन चल रहा है या 5 कदम पीछे कौन चल रहा है आप देख नहीं सकते। वो इतनी ही धुंध में मैं जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। पहाड़ों पर हमको 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी होती थी, क्योंकि हम लोग पहाड़ों पर कोई वाहन नहीं रखते थे। लोकल सर्विस वहाँ मिलती थी, लेकिन बहुत वेट करना पड़ता था। जब सब लोग भर जाते थे तब वो लेके जाते थे इधर से उधर। इसलिए टाइम बर्बाद ना हो तो हम लोग पैदल ही निकल जाते थे। ज़्यादातर लोग यही करते थे। हाँ, तो वो लेडी रोए जा रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसको मैं जानती भी नहीं थी और ना ही उसका चेहरा अभी भी ठीक से दिख रहा था धुंध के कारण। पूरा फेस मैंने भी ढक रखा था और उसने भी। इतनी ठंड थी कि टोपी से लेकर हाथ में दस्ताने और पैरों में बूट तक पहन रखे थे मैंने। मतलब नाखून तक भी नहीं दिख रहा था किसी का। अब क्या करूं? एक तो मुझे जॉब पे जाने को देर हो रही थी और दूसरे वो लेडी पैसों की डिमांड कर रही थी। तो मैंने कहा, देखिए मेरे पास 7,000 तो रुपए नहीं है, लेकिन 1,000 तक मैं दे सकती हूँ। और मैंने ये कहते हुए अपना पर्स खोल दिया। उसने कहा, नहीं गुरु माँ, मुझे 7,000 कम पड़ रहे तो मैं 1,000 का क्या करूँगी। मैंने उसे टालते हुए कहा, ठीक है, आप कल घर आ जाइए, मैं कुछ करती हूँ। और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गई। गुरु माँ, मेरी बेटी कल तक तो इलाज के बिना ही मर जाएगी यदि आज पैसे नहीं जमा किए तो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं रुके बिना ना रह सकी और मैं वहीं रुक गई। मैंने उससे कहा, देखो अब मैं ड्यूटी के लिए लेट हो गई हूँ, तो अब मैं नहीं जा रही। आप चलो मेरे घर, मैं देखती हूँ कितना इंतजाम हो सकता है। वो बोली, मैं चल नहीं सकती, मेरे दोनों पैर खराब हैं। वो बोली, मैं चल नहीं सकती, मेरे दोनों पैर खराब हैं। ओह, तभी आप इतनी ठंड में ज़मीन पर बैठी हो? कौन लाया आपको यहाँ तक? किसके साथ आई हो आप? मैंने आश्चर्य से पूछा। तो वो जोर जोर से रोने लगी और वो इतनी असहाय लग रही थी कि मेरा मन भी दर्द से भर गया। मैंने बोला, ठीक है, आप यहीं रहना, मैं अभी घर से पैसे लेकर आती हूँ। मैं सरकारी क्वार्टर में रहती थी जो मेरे हस्बैंड को अलॉट था और मिलिट्री एरिया में था वो क्वार्टर। ये कहकर मैं भागी भागी वहाँ से बिना उसका रिप्लाई सुने आ गई कि आप यहीं रहना और मैं अभी आती हूँ। उसने क्या कहा वो मैंने सुना भी नहीं। वहाँ से मेरा क्वार्टर करीब 10 मिनट की दूरी पर था। मैं लगभग दौड़ती हुई जा रही थी। उस समय
वहाँ एटीएम नहीं हुआ करता था और हम लोग महीने के खर्च के पैसे घर में रखते थे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही रखते थे, क्योंकि इमरजेंसी में किससे मांगते। खैर, मैं भागकर घर आई। उसकी करुणा भरी आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। मुझे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उसकी आवाज़ के सिवा। बहुत दर्द था उन आवाज़ों में। मैं 7,000 रुपये निकाले और भागते हुए फिर से उसी जगह पर चली गई। इस दौरान रास्ते में मुझे कुछ लोग बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, जिस तरह से मैं भाग रही थी, लेकिन मैं अपने वश में नहीं थी। खैर, मैंने उसको 7,000 रुपये दिए और बोली, अच्छे से इलाज कराना अपनी बेटी का, और जब पैसे हो जाएं तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं बहुत भावुक हो रही थी उस समय, इसलिए मैं जल्दी ही अपने घर की तरफ मुड़ गई। मैंने कुछ और नहीं पूछा उनसे। फिर दिन बीतने लगे और मैंने इस बात की चर्चा अपने पति से भी नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ती एक अनजान लेडी को इतने पैसे देने पर। कभी कभी मेरे मन में पछतावा भी होता कि मुझे भावना में बहकर उतने पैसे नहीं देने चाहिए थे उसे। मैं तो बहुत बड़ी मूर्ख बन गई। फिर मैं सोचती, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो आशा से। उस बात को 15 से 20 दिन हो चुके थे। आज फिर बहुत धुंध थी, लेकिन आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे। उनको कुछ काम था मार्केट में। हम चले जा रहे थे अपनी ही धुन में, तभी पीछे से आवाज़ आई, गुरु माँ। मैंने पलट कर देखा, एक लड़की बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। उसने मुझे कुछ रुपए देते हुए बोला, ये हैं आपके रुपए। मैं घबरा गई कि अब तो मेरे पति को सब पता चल जाएगा कि मैंने किसी को पैसे दिए थे, उनको बिना बताए। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, आप चलो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो आगे चले गए तो मैंने बोला, तुम ठीक हो गई बेटा? जब मेरे पति आगे चले गए तो मैंने उस लड़की से बोला, तुम ठीक हो गई बेटा? उसने बोला, हजूर, मतलब जी हाँ। सिक्किम में जी हाँ को नेपाली लोग हजूर ही बोलते थे, यहाँ तक कि भूटिया लोग भी हजूर ही बोलते हैं। उसने बोला, जी हाँ। मैंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पति आगे थे, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं समझी, और रुपए बिना गिने ही मैंने पर्स में रख लिया और तेज कदमों से पति का साथ पकड़ लिया। जब शाम को लौटकर घर आई तो चाय पीते पीते मेरे पति ने कहा, तुम लेडीज लोगों की बड़ी गंदी आदत है, घर से ठीक से निपट कर नहीं जाती और रास्ते में शुस्सू के लिए रुक जाती हो। ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो आज रुकी ही नहीं कहीं। तो वो बोले, आज सुबह तुम मुझे आगे बढ़ने को बोलकर सुसु के लिए तो गई थी ना रास्ते में। मैंने बोला, अरे वो लड़की कुछ पूछने के लिए मुझे आवाज़ लगाई थी ना गुरु माँ, तो मैं रुक गई। तो तुमने नहीं सुना क्या वो आवाज़? तुमको भी तो सुनाई दी होगी, मेरे साथ ही थे तुम तो। और इतनी लंबी चौड़ी लड़की भी नहीं दिखी जिससे मैं बात कर रही थी। उसी समय तो मैंने आपको बोला था आगे जाने के लिए। मेरे पति बोले, कौन लड़की, कैसी आवाज़? मुझे तो नहीं पता चला। तुम किसी लड़की से कब बात कर रही थी? मैंने तो सोचा तुम सुसु के लिए रुकी हो वहां, इसीलिए मैं आगे भी बढ़ गया था। मैं परेशान होकर उनकी तरफ देख ही रही थी कि तभी मुझे पर्स में रखे पैसों की याद आई। मैंने अपना पर्स उठाया और दूसरे कमरे में आ गई।
ये वही लिफाफा था जो मैंने उसे दिया था और आज उसने मुझे दिया उस दिन। लेकिन ये बहुत हल्का था, आज बहुत भारी लग रहा था। मैंने उसमें से पैसे निकाले तो अवाक रह गई। मैं जल्दी जल्दी गिनने लगी। पूरे 50,000 रुपए थे। 1,000 के 50 नोट थे। ये क्या, मैंने तो 7,000 दिए थे, बाकी पैसे उसने क्यों दिए मुझे? और मैंने उस समय ध्यान भी नहीं दिया कि पूछ सकूं, क्योंकि मैंने तो कुछ गिना ही नहीं। यदि हस्बैंड को बताऊंगी तो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, इसलिए डर के मारे मैंने उनको कुछ नहीं बताया। और मुझे अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हस्बैंड को अच्छे से जानती थी। यदि मैंने उनको बता दी तो सलूशन निकालने की बजाय वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देते। और बेटा भी बाहर पढ़ रहा था, तो मैं किससे शेयर करूं ये बात? पूरी रात मैंने जैसे तैसे गुजारी और सुबह रोज के पहले ही मैं उस जगह पर पहुंच गई। बहुत इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। पूरे दिन मैं वहीं बैठी रही, जॉब पर भी नहीं गई और ना खाया पिया कुछ, फिर भी वो नहीं आई। अब मेरी बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी दोस्त मालविका मुखिया को फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। वो सिक्किम के दूसरे शहर में रहती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसने मजाक करते हुए बोला, वाह भाई, आजकल लोग इंसानों की हेल्प नहीं करते और तुम तो भूतों की भी हेल्प करने लगी। मैंने झल्लाते हुए कहा, मजाक मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बताओ जल्दी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। मैंने उसको सारी बात बता दी थी। मैंने उसको कहा, यदि सलूशन नहीं निकाल पा रही हो तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने गुस्से में कहा। वो बोली, थोड़े दिन वेट करो, क्या पता उसने कई लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया हो और सबका पैसा लौटा रही हो। उसी चक्कर में किसी और का लिफाफा तुम्हें दे दिया हो और तुम्हारा लिफाफा किसी और को गलती से। मुझे उसकी बात ठीक लगी और थोड़ी शांति भी मिली और मैंने उसका इंतजार करने का फैसला कर लिया। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि मेरे हस्बैंड को ना तो वो दिखाई दी और ना ही कुछ सुनाई दिया। खैर, इस बात को करीब 1 हफ्ता हो गए थे, लेकिन मैंने उन पैसों में से अपने 7,000 भी नहीं निकाले थे। दरअसल अब मुझे उन पैसों को छूने में भी डर लगता था और मैंने उस बैग को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक कोने में डाल दिया था। अब मैं उस बैग को भी नहीं छूती थी। पैसों को हाथ लगाने की बात तो बहुत ही दूर थी। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर पुराने हैं तब तो सिर्फ लाइक और शेयर ही कर दीजिए। और सब्सक्राइब सिर्फ नए लोग करेंगे, पुराने लोग नहीं करेंगे। पुराने लोगों का शुक्रिया। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं हर वक्त उन्हीं दोनों के बारे में सोचती रहती। करीब 7-8 दिन के बाद एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी गैस खिड़की के सामने ही थी, तो मैं कुछ बना रही थी। उस समय मैंने देखा वही लड़की खिड़की के सामने से जा रही थी। मैं जोर से चिल्लाई, ए सुनो! मैं पागलों की तरह सीढ़ी से नीचे उतरते हुए भागी उसको पकड़ने के लिए। जब मैं वहां पहुंची तो कोई भी नहीं था। वहां किचन की खिड़की के बाहर बस एक गाय चर रही थी। मतलब कि वो मेरा भ्रम था। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। रात दिन वही सब सोच सोचकर मेरा दिमाग चलता ही रहता था। वो लड़की मुझे अक्सर मेरे किचन के बाहर दिख जाती, लेकिन जब भी मैं वहां जाती
तो वो मेरा भ्रम ही साबित होता। अब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वो दोनों मुझे फिर कभी नहीं मिले। एक दिन मालविका ने फिर बातों बातों में कहा, अगर मेरी बात मानो तो अब उन पैसों को तुम कैंसर हॉस्पिटल में दान कर दो। मुझे उसके बाद बिल्कुल सही लगी। दूसरे दिन हम दोनों सिलीगुड़ी के एक कैंसर हॉस्पिटल की दान पेटी में पैसे डालकर आ गए, क्योंकि सिक्किम में कोई कैंसर हॉस्पिटल था ही नहीं। सभी लोग इलाज के लिए सिलीगुड़ी ही जाते थे। तो जब मैं सिलीगुड़ी जा रही थी, पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही गई थी बस में, क्योंकि उस बैग को गोदी में लेकर बैठी थी और कहीं रख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें 50,000 रुपए जो थे। खैर, जैसे तैसे हम लोग ने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस बैग के पैसों को दान पेटी में डाल दिया और बैग को वहीं पे किनारे डस्टबिन में फेंक दिया। खैर, उस दिन के बाद से मुझे किचन के बाहर उसके होने का भ्रम कभी नहीं हुआ और मेरा मन भी बहुत शांत रहने लगा। और उसके कुछ दिनों के बाद ही मुझे बजाज एलियांज में और उसके कुछ दिनों के बाद ही मुझे बजाज एलियांज के शेयर से लाखों का फायदा हुआ। तो मुझे लगा कि मेरा 7,000 रुपए जो गया था वो लाखों में वापस आ गया, और मैंने जो कैंसर पीड़ितों की मदद की थी उसकी वजह से भी मुझे ये फायदा हो गया। अब मैंने हस्बैंड को सारी बात एक दिन अच्छा मौका देखकर बता दिया, लेकिन उनको इस बात पर आज तक विश्वास नहीं हुआ कि किसी ने उस दिन गुरामा पुकारा था और वो खुद भी उस दिन आई थी, क्योंकि उस दिन ये मेरे साथ थे और इनको कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दिया था। खैर, उस घटना के बाद हम लोग 2-3 साल और भी वहाँ रहे, उसी रास्ते से आते जाते रहे, उसी टाइम भी आते जाते रहे, लेकिन कभी फिर कोई नहीं मिला। तो अब मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, इस कहानी से आप लोग क्या समझे? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो दोनों कौन थी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।